गाइस ये बात है उस टाइम की जब एक छोटे से गांव में टुनटुन नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन बचपन में ही उसके घर वालों का देहांत हो चुका था। इसलिए वो अब गांव के घरों में जाकर भीख मांगता था और गांव वाले भी बहुत अमीर थे। उनके घर सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरात से भरे रहते थे और हर घर के आगे महंगी गाड़ियों की कतारें लगी रहती थीं, जिसकी वजह से इस गाँव में टुनटुन का जीवन थोड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ गाँव में एक अमीर और घमंडी व्यक्ति रहता था जिसका नाम White 444 था और वो अपने पैसों के दम पर किसी को भी दबा देता था, जिसकी वजह से गांव के लोग उससे डरते थे और उसे राजा कहकर बुलाते थे। लेकिन एक बात थी कि उसने कभी भी निर्दोष इंसान की जान नहीं ली थी। इधर टुनटुन हर दिन गांव के घरों के पास जाकर भीख मांगता था और गांव वाले उसकी हालत देखकर उसे खाना और कुछ पैसे दे देते थे, जिसको पाकर टुनटुन सबकी मदद का शुक्रिया अदा करता और फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी में चला जाता था। लेकिन सच तो ये था कि टुनटुन अमीर था, क्योंकि उसके पास गांव की सबसे बड़ी गुप्त हवेली थी जिसमें उसने चोरी छिपे सोने चांदी और कीमती सामान छुपा रखा था। वो दिन में जो भी भीख मांगता और उससे मिले पैसों को हवेली में ले जाकर जमा कर देता था। लेकिन एक दिन जब टुनटुन सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था तो तभी वहाँ पर White 444 आ जाता है। फिर वो टुनटुन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों रे भीख मांगने वाला, ये सड़क तेरी बाप की है क्या। उसके बाद टुनटुन को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से टुनटुन बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद गाँव में एक भयानक घटना घटी। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो एक गाड़ी गाँव के बीचों बीच आई और उसमें से एक नकाबपोश चोर उतरा और पूरे गांव का सोना चांदी और कीमती सामान लूटकर वहां से चला गया। अगले दिन जब गांव वाले उठे तो उनका गांव सुनसान और वीरान सा लग रहा था और हर घर से उनका कीमती सामान गायब था। गांव वाले बहुत दुखी और घबराए हुए थे। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि किसने की होगी ये चोरी, लेकिन तभी वाइट बोलता है कि ये काम सिर्फ टुनटुन ने किया होगा। फिर उसने सभी गांव वालों को सीसीटीवी का वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर गांव वाले सन्न रह गए और गांव वालों का गुस्सा टुनटुन पर फूट पड़ा। फिर वो लोग उसके पास गए और बोले कि हमने तुम्हें खाना दिया, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, और अब तेरे जैसे धोखेबाज को अब गांव में रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वो लोग उसे मारने लगते हैं और थोड़ी देर बाद टुनटुन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब टुनटुन गांव में अकेला और तिरस्कृत व्यक्ति बन चुका था और कोई भी उससे बात नहीं करता था। फिर एक दिन टुनटुन वाइट के घर गया और उससे कुछ खाने के लिए भीख मांगी, लेकिन वाइट ने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने टुनटुन को गाड़ी में लाद कर सड़क के बीचों बीच रखा और अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, जिसकी वजह से टुनटुन की वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद वाइट ने उसकी लाश को एक पेड़ के ऊपर लटका दिया ताकि गांव वालों को लगे कि टुनटुन ने खुदकुशी की है। फिर कुछ देर बाद गांव वाले आए और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। उसके बाद उन्हें लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है और अब गांव सुकून से रहेगा। लेकिन रात होते ही एक उड़ता हुआ पेड़ आसमान में दिखने लगा और वो पेड़ गांव के लोगों को डराने लगा। फिर एक रात उस उड़ती हुई पेड़ ने गांव के एक आदमी को मारा और उसकी लाश को गांव के बीचों बीच पेड़ से लटका दिया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए और डर से कांप उठे। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि मैंने भी उड़ती हुई पेड़ देखी है और ये सचमुच डरावना है, लेकिन कई लोग मजाक उड़ाने लगे और इसे अफवाह बताया। उसके बाद हर रात टुनटुन की उड़ती हुई आत्मा गांव में दिखाई देने लगती है और एक डरावनी आवाज गूंजती। फिर जो भी उस आवाज को सुनकर घर से बाहर निकलता तो उसकी लाश अगली सुबह पेड़ पर लटकी मिलती। कुछ दिन बाद रात को रूपक सो रहा था, लेकिन तभी उसको एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। फिर वो उठकर बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उड़ता हुआ पेड़ वहाँ आता है और टुनटुन बन जाता है। फिर वो रूपक को एक झटके में बेहोश कर देता है। अगली सुबह उसकी लाश भी पेड़ पर लटकी मिली। गांव में अब दहशत का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और कई तो गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन इसी बीच गांव में महाराज राइस्टार आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी और वो गांव वालों से बोलता है कि टुनटुन ने चोरी नहीं की थी, वो बेचारा तो निर्दोष था और असली चोरी तो वाइट ने करवाई थी, लेकिन तुम लोगों ने उसकी हत्या कर दी बिना सोचे समझे। उसने जब गांव में आकर खाना मांगा तो तुम सबने उसे लात मारी और एक दिन वाइट ने उसे सड़क पर बेहोश कर गाड़ी से कुचल दिया और उसकी लाश पेड़ पर टांग दी ताकि उसकी चोरी का राज हमेशा के लिए मिट जाए, और तुमने उसे आत्महत्या समझकर नदी में फेंक दिया। अब उसकी आत्मा बदला लेने आई है। महाराज राइस्टार की बातें सुनकर गांव वाले हिल गए। उसके बाद राइस्टार अचानक वहां से गायब हो जाता है। फिर चारों ओर काला अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी। डर से लोग इधर उधर भागने लगे। रात होते ही टुनटुन की आत्मा गांव में दिखने लगी। उसके बाद वो लोगों को डराकर मारने लगता है और एक ही झटके में कई लोग मौत के आगोश में चले गए। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में छुप जाते थे। White 444 भी डर के मारे छुपा हुआ था। फिर एक रात टुनटुन गांव के हर घर के बाहर अजीब सी मशीन रखता है। जो भी व्यक्ति मशीन के पास जाता तो वो मशीन उसे अपनी जादुई शक्ति से मौत के घाट उतार देती और अगली सुबह पेड़ पर फिर से लाश लटकी मिलती। साथ में पेड़ के नीचे वही मशीन पड़ा हुआ था। गांव वाले मशीन को देखकर दंग रह जाते हैं। फिर अचानक से मशीन टुनटुन के रूप में बदल जाती है और आसमान में उड़ जाती है। गांव वाले डर से अपने घर की ओर दौड़ जाते हैं। फिर एक दिन महाराज
आज राइस्टार फिर से गांव में आया। उसके बाद वो गांव वालों से बोलता है कि टुन टुन तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक उसका हत्यारा वाइट जिंदा है, इसलिए वाइट की बलि देनी होगी, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। इतना बोलकर राइस्टार वहाँ से गायब हो जाता है। उस रात वाइट सो रहा था, लेकिन अचानक टुन टुन की आत्मा घर में घुस जाती है। फिर अगली सुबह वाइट की लाश पेड़ पर लटकी मिली। गांव वाले अब और भी घबराए हुए थे। तभी टुन टुन की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है कि मेरा बदला पूरा हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मेरी लाश नदी से निकाल कर जला दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। फिर गांव वाले तुरंत नदी पर गए, उसकी लाश निकालकर शमशान घाट पर जला दी। उसके बाद टुन टुन की आत्मा प्रकट हुई और गांव वालों को आखिरी बार धन्यवाद कहा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। अब गांव में फिर से शांति छा गई, लोग फिर से खुशहाल हो गए और गांव में अमीरी लौट आई। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि जो खतरा अभी टला था वो फिर से लौटने वाला था, एक नए अंदाज में। फुर्सतगंज नाम सुनते ही लगता था जैसे यह गांव शांति और सादगी की मिसाल हो। चारों ओर हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और लोग जो प्यार से रहते थे। लेकिन ये सब दिन के उजाले तक ही सच था, क्योंकि जैसे ही रात होती फुर्सतगंज की सड़कों पर एक सन्नाटा छा जाता, गहरा, ठंडा और खौफनाक। हर रात गांव की गलियों में एक गाड़ी आती, बिना किसी आवाज के रुकती और उसमें से उतरता था एक नकाब पोश आदमी। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहां से आता है और क्यों लोगों को मारता है, लेकिन इतना तय था जो भी रात में घर से बाहर निकला अगली सुबह उसकी लाश जरूर मिलेगी और साथ में लकड़ियों का बंडल। गांव के लोग अब डर के साए में जी रहे थे। बच्चों को शाम ढलने से पहले घर बुला लिया जाता, दरवाजों पर ताले लग जाते। सब कहते कि रात में बाहर मत निकलना वरना वो आ जाएगा, और जो इस बात को हल्के में लेता वो फिर कभी नहीं दिखता। दरअसल ये महाराज राइस्टार का ही गांव था, लेकिन वो अब किसी श्राप की वजह से शक्तिहीन और गरीब हो चुका था। पर वो सीधा साधा गरीब लेकिन दिल का अच्छा था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने कहा कि इलाज चाहिए तो 5 लाख रुपए दो। राइस्टार के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर वो सोच में डूबा ही था कि तभी उसके दोस्त ज्ञान भाई ने बताया कि फुर्सतगंज में एक नया टीवी शॉप खुला है जहाँ काम करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। फिर माँ के इलाज की उम्मीद में राइस्टार बिना सोचे समझे टीवी शॉप में नौकरी पकड़ लेता है। फिर वहाँ उसकी मुलाकात होती है नेहा से, जो कि एक सीधी सादी मगर डरी हुई लड़की थी। उसके बाद नेहा धीरे से राइस्टार से बोलती है कि सुनो यार, इस गांव में कुछ भी सही नहीं है, रात में मत रुकना नहीं तो बहुत बुरा होगा। राइस्टार डर गया, लेकिन मजबूरी थी। माँ की हालत सोचकर वह काम करता रहा। शाम होते ही शॉप के सारे मजदूर अपना काम छोड़ जल्दी जल्दी भाग जाते। नेहा भी रोज राइस्टार को गाड़ी से घर छोड़ने लगी और इधर हर रात वही गाड़ी आती, वही नकाब पोश आत्मा और एक नई लाश छोड़ जाती। धीरे धीरे गांव अब कब्रिस्तान बन चुका था। एक सुबह राइस्टार और नेहा काम पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने भीड़ जमा है। फिर राइस्टार दौड़कर पहुंचा और जो देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक आदमी की कटी हुई लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। फिर राइस्टार डरते हुए बोलता है कि ये किसने किया। नेहा कांपते हुए राइस्टार से कहती है कि शायद वही था। फिर एक दिन राइस्टार नेहा से कहता है कि नेहा, आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा। नेहा डरते हुए बोलती है जो भी कर, पर रात से पहले लौट आना। लेकिन उस रात वो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। फिर वो पैदल घर पर लौट रहा था, लेकिन तभी अंधेरे रास्ते पर कुछ अजीब सी आवाज गूंजने लगी और फिर उसे सामने से वही गाड़ी आती दिखाई दी। राइस्टार छुपने ही वाला था कि उसमें से नकाब पोश आदमी उतरा और पास के घर का दरवाजा खटखटाया। घर में से एक आदमी बाहर आया और अगले ही पल उस आत्मा ने उस आदमी को मार दिया। राइस्टार डर के मारे भागने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से जोर से टक्कर मार दी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में फिर एक लाश मिली, वहीं लकड़ियों का बंडल, जिसे देखकर लोग कांप रहे थे। उसके बाद नेहा राइस्टार को ढूंढती है और उसे एक सुनसान रास्ते पर बेहोश पड़ा पाती है। फिर घर ले जाकर पूछती है कि क्या हुआ यार, तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए। राइस्टार थरथराते हुए कहता है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, उसने फिर किसी को मार दिया और फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद नेहा गहरी सांस लेती है और डरते हुए बोलती है कि जो भी उसे देखता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। अब अगला नंबर शायद तुम्हारा भी हो सकता है, प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद राइस्टार अब हर रात डर में जी रहा था। दिन में मेहनत करता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उसका दिल बैठ जाता। इसी बीच उसके भुआ का बेटा एक्स प्रिंस उसे कॉल करता है। एक्स प्रिंस को नौकरी चाहिए होती है और राइस्टार उसे बुला लेता है, लेकिन फुर्सतगंज की खौफनाक सच्चाई छुपा लेता है। एक्स प्रिंस गांव आता है और काम शुरू करता है। कुछ दिन सब ठीक चलता है, मगर एक रात जब वो अकेले घर लौट रहा था तो सामने से वही गाड़ी आती है। तेज रफ्तार, कोई ब्रेक नहीं, और सीधे ही एक्स प्रिंस को टक्कर मार देती है। उसके बाद एक्स प्रिंस की चीख गूंजती है। फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया और आसमान में बिजली गरजने लगती है। सुबह गांव में सिर कटी लाश मिलती है। राइस्टार उसके कपड़ों से पहचान लेता है कि ये तो एक्स प्रिंस है। फिर वो घुटनों पर गिरकर रोने लगता है और बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गांव अब पूरी तरह डर की गिरफ्त में था। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला रखा गया। लोगों को लगा कि शायद थोड़ी खुशी फिर लौट आई, मगर जैसे ही रात हुई तो वही गाड़ी, वही इंजन की दहाड़ और वही नकाबपोश आत्मा। गाड़ी सीधे ही मेले में घुस जाती है। लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, मगर नकाबपोश आत्मा सबको बेरहमी से
मार देती है। अगली सुबह राइस्टार काम पर निकलता है तो देखता है रास्ते में सिर्फ लाशें पड़ी हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था कि अगली सुबह नेहा की मौत हो जाएगी। उसके बाद राइस्टार दौड़ता हुआ नेहा के पास जाता है और जाकर बोलता है कि नेहा कुछ भी हो जाए तुम आज रात घर से बाहर मत निकलना। लेकिन रात को वही होता है जिसका डर था। नेहा के घर के बाहर वही गाड़ी आकर रुकती है और नेहा को ले जाती है। अगली सुबह नेहा की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिली। राइस्टार अब बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि वो मन ही मन में नेहा से प्यार करने लगा था। तभी एक और संदेश गांव में दिखता है कि आज फुर्सतगंज पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार राइस्टार डरता नहीं बल्कि वो गांव की सड़क पर डट कर खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही वो गाड़ी आती है तो वो चिल्लाता है कि कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो। फिर गाड़ी रुकती है और नकाब पोश आदमी उतरता है और पहली बार अपना नकाब हटाता है। उसके चेहरे पर आंसू थे लेकिन आंखों में आग थी। उसके बाद वो राइस्टार से बोलता है कि मेरा नाम पुष्पा है। आज से 4000 साल पहले ये फुर्सतगंज एक घना जंगल हुआ करता था। हर पेड़ हर जानवर मेरा परिवार था और मैं उसी जंगल का रक्षक था। लेकिन फिर आई निक्की माफिया। फिर उसने जंगल पर कब्जा कर लिया, पेड़ काटे और जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी उसने मार दिया। अब मैं उसी अन्याय का बदला ले रहा हूँ। फिर राइस्टार धीरे से बोला कि अगर मैं तुझे इंसाफ दिलाऊं तो क्या तू हमारे लोगों को छोड़ देगा। फिर पुष्पा की आत्मा बोलती है कि हाँ, लेकिन जब तक निक्की माफिया जिंदा है मैं मुक्त नहीं हो सकता। अब राइस्टार और पुष्पा एक साथ निकलते हैं और गाड़ी निक्की के गुंडों को कुचलती है। फिर आखिर में निक्की सामने आती है। राइस्टार चिल्लाता है कि तेरे लालच ने प्रकृति को मार डाला लेकिन अब तेरा अंत होगा। लेकिन आगे देखने से पहले आप लोग फ्री फायर और चुड़ैल ग्रैनी में से किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आई लव फ्री फायर जरूर से लिख देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद वहाँ पर पुष्पा प्रकट होता है और एक ही वार में निक्की को भस्म कर देता है। फिर गांव से अंधेरा गायब हो जाता है और पुष्पा की आत्मा मुस्कुराकर कहती है कि हर दिन एक पेड़ लगाना तभी मेरा जंगल लौटेगा। इतना कहकर वह आसमान में विलीन हो जाता है। अब फुर्सतगंज में हर दिन एक पौधा लगाया जाता है और पुष्पा को याद किया जाता है। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने फ्री फायर वाले दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हरगिज झुकेगा नहीं साला।